सभी को और सभी को सादर नमन। जी सर। रामानंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से विषय का प्रवर्तन किया, एक तरह से विषय की पृष्ठभूमि रखी। जी सर। निश्चित रूप से सबसे पहले अमन जी को मैं बधाई देना चाहूँगा जी कि सर। उन्होंने एक बहुत अच्छे कार्य की शुरुआत की है। और आज उसका पहला एक तरह से जूम मीटिंग हो रही है, उस तरह से वो पॉलिसी को लेकर के जिस तरह का उनका चिंतन है, उस चिंतन की दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है। तो जी सर। निश्चित रूप हम सारे लोग आपको साधुवाद देते हैं जी जी कि सर। आप इसी तरह यशस्वी बने और इस काम को आगे ले चलते जी रहें। सर। जी सर। मैं सीधे विषय पर आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लेकर के, क्योंकि समय को देखते हुए बहुत ही सूत्र रूप में। वास्तव में जो विषय रखा गया वो बहुत ही अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से हिंदी तो सबके समझ में आ रही होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, ऑडियंस इज इंडियन या ओनली। यस सर। या बहुत अच्छा। तो 21वीं सदी में स्वराज्य और उस स्वराज के जो संदर्भ लिए गए हैं कि स्वशासन, समृद्धि और न्याय, इन तीनों अर्थ में जो देखना है इस स्वराज्य को। वास्तव में 21वीं शताब्दी सबसे चुनौती भरी शताब्दी है। ज्ञान के स्तर पर जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है इस 21वीं शताब्दी का, और समाज के विभिन्न वर्गों का जिस तरह उन्नयन हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो हर चीज में जहां उनके अंदर भी आकांक्षा खड़ी हो रही है, चाहे वो सत्ता हो, चाहे संपत्ति हो, या सम्मान का विषय हो। सत्ता, संपत्ति और सम्मान, तीनों में वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और शताब्दियों से इसी से वंचित रहे हैं कहीं ना कहीं। चाहे वो महिलाएं रही हो या जो कमजोर तबका रहा है वो रहा हो। और निश्चित रूप से इस चुनौती के साथ जब हम स्वराज्य की बात कर रहे हैं, तो ये स्वराज्य सीधे इनको कहीं ना कहीं से एड्रेस कर रहा है, इन पर केंद्रित है। क्योंकि अभी संविधान सभा की बात कर रहे थे रामानंद जी। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने जो ग्राम स्वराज्य को लेकर के या पंचायत को लेकर के कुछ विपरीत टिप्पणियां की थी, और जिसके कारण गांव और पंचायत संविधान सभा संविधान से गायब था, और बाद में फिर उस पर जब एक लंबी बहस के बाद वो संविधान का हिस्सा बना, बहुत संक्षेप में बना। अनुच्छेद 40 में आया, जिसमें सिर्फ एक उल्लेख किया गया कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन बनाएगा और उन्हें वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करता हो। ये अनुच्छेद 40 है संविधान का जो किया गया था। वास्तव में उस समय जो चिंता थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो यही थी, चिंता थी जो आज की चुनौती है। उनको ये था कि समाज जहाँ खड़ा है, आजादी से पहले समाज की जो स्थिति थी, आप सब लोग जानते हैं कि भारत का ग्रामीण समाज बहुत उन्नत समाज था। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश की संपन्नता जग जाहिर है, लेकिन अंग्रेज जब जाने लगे तो इस देश को सबसे कमजोर करके गए थे। उस समय 1928 में अंग्रेजों की ही एक रिपोर्ट है, इंडिया हिंद, जहां ये था आजादी से अंग्रेजों के आने के पहले 17वीं शताब्दी में भारत दुनिया का सबसे संपन्न देश होता था। सुना है आपने कि 24% हिस्सा भारत का होता था दुनिया की संपन्नता में। वही भारत 1928 में जब अंग्रेज जाने लगे थे, जाने का समय आ गया था, उस समय उन्होंने खुद एक सर्वे किया था और उसमें निकला था कि भारत की 60 से 70% आबादी गरीबी में, भूखमरी में, कंगाली में और बदहाली में जीती है। और इतना ही नहीं था कि आर्थिक दृष्टि से ही भारत विपन्न हुआ था, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी। और एक तरह से बहुत सारी चीजें, जीवन के जितने पक्ष होते हैं, सब जगह उन्होंने चोट की थी। शिक्षा के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर, समृद्धि के स्तर पर, और एक तरह से समानता के स्तर पर बहुत सारी चीजें हुई थी। और वो भारत की जो स्थिति थी, निश्चित उस समय चिंता का विषय थी। आज जब 21वीं शताब्दी में हम स्वराज्य पर बात करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इतिहास के वो सारे पन्ने अपने आप तरोताजा हो जाते हैं और उनको उलटने की समय समय पर जरूरत पड़ती रहेगी। वास्तव में स्वराज भारतवर्ष के लिए कोई नया शब्द तो था नहीं। गांधी जी ने खुद कहा था कि ये एक वैदिक शब्द है। गांधी ने जब स्वराज्य की व्याख्या करने लगे थे तो यह उल्लेख किया था, यह वैदिक शब्द है। वास्तव में यह वैदिक शब्द जो उन्होंने कहा था,
वो अगर हम देखें तो ये वैदिक शब्द अगर ज्यादा डिटेल में ना जा करके एक सभी जो शुरू के जो 3 वेद हैं, उन 3 वेद के मंत्रों का एक मंत्र पुष्पांजलि है। अगर उस मंत्र पुष्पांजलि में आप देखें तो वहां पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग आया है। पहली मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, जब हम एकदम शुरू के वैदिक काल की बात करते हैं, उस समय भी स्वराज्य शब्द था। ये नहीं था कि सिर्फ स्वराज्य शब्द था, बल्कि साम्राज्य शब्द भी था, और साम्राज्य के समानांतर स्वराज्य की बात भी की जाती थी। अर्थात जो आम आदमी था उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी, वो इसीलिए कहते हैं ना, भारत में गांव गांव जो था वो आजाद था। कहते हैं ना, वो विनोबा जी ने भारत के बारे में एक चित्र बनाया है, बहुत अच्छा विनोबा जी ने एक चित्र दिया था कि भारत अपने प्राचीन काल में आजाद गांवों का, भारत तो गांवों का देश था, इस पर तो कोई विवाद है नहीं, तो वो कहते हैं भारत जो है आजाद गांवों का आजाद देश था प्राचीन काल में। फिर उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज आए तो भारत क्या हो गया, भारत आजाद जब अंग्रेज आए तो भारत गुलाम देश का, आजाद गांव का गुलाम देश हो गया था। गांव आजाद थे उनके मतलब उनके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजों के समय में, लेकिन उन्होंने देश को गुलाम किया। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो किया, वो अंग्रेजों का जो था गुलाम गांव का गुलाम देश बन गया था। और जब आजादी मिली तब ये देश फिर से आजाद देश, गुलाम गांव का आजाद देश था। अर्थात गांव की गुलामी की बात गांधी ने अपनी अंतिम वसीयत में कहा था। सबने अपने पढ़ा है, सुना भी होगा कि गांधी ने अपनी अंतिम वसीयत में जो 29 डायरी को उन्होंने 29 जनवरी को डायरी का अंतिम पृष्ठ लिखा था, जो उनकी अंतिम वसीयत कहा जाता है, उसमें गांधी ने लिखा था कि देश आजाद हो गया है, लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम हैं। जब तक इस देश के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिलती, इस भारत की आजादी का कोई अर्थ नहीं। और इसीलिए उन्होंने पूरी लड़ाई ही ग्राम स्वराज्य के लिए की थी। और जो 21वीं सदी एक बार जब फिर से नए भारत की ओर जा रही है, तो ऐसे में भारत का वो जो गौरवशाली पक्ष था, जो यहाँ के लोगों की आजादी का पक्ष था, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक चीज और, जब हम स्वराज्य कहते हैं तो स्वराज्य का एक मायने समझ लेना चाहिए, बड़ा सरल मायने जो है। वास्तव में जब भी हम स्वराज्य की बात करेंगे तो उसमें जो आएगा, वो स्व जब कहते हैं तो स्वयं के अर्थ में होता है, और राज्य शब्द जो है वो सत्ता के अर्थ में है। और सत्ता जो होती है वो निर्णय का अधिकार है। बड़ा सीधे है कि जिसके पास निर्णय का अधिकार होता है, सत्ता उसके पास होती है। बहुत सरल सा, मतलब बहुत जिसको तार्किक आधार पर समझने की आवश्यकता है, किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थात जब हम स्वयं निर्णय लेने लगे जहां पर, वहां पर हमारा स्वराज्य हो जाता है। निर्णय का अधिकार ही हमारा राज्य होना है, या एक व्यक्ति के स्तर पर जब व्यक्ति अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सके। लेकिन एक चीज और, निर्णय से पहले 2 चीजें और होती हैं। एक चीज पहले होती है और एक बाद में। निर्णय से पहले विचार करना होता है, सही और गलत का। तो विचार के स्तर पर विचार का अधिकार, निर्णय का अधिकार, और अंत में करने का अधिकार। तो ये 3 चीजें हो गई। विचार की आजादी, विचार का अधिकार, आजादी और अधिकार समान समान अर्थ में है। और दूसरा फिर निर्णय का अधिकार और उसको करने का अधिकार। और ये तीनों चीजें 4 स्तरों पर आप देख सकते हैं। एक स्तर है जब स्वयं के स्तर पर है, व्यक्ति स्वयं के बारे में खुद विचार कर सके, स्वयं के बारे में निर्णय ले सके, और जो निर्णय ले उसको कर सके। इसी के बाद फिर परिवार के स्तर पर आप देख सकते हैं इस स्वराज्य का अर्थ। दूसरा फिर परिवारों से मिले हुए गांव के स्तर पर आप देख सकते हैं, और गांव से मिले हुए देश के स्तर पर देख सकते हैं। तो ये स्वयं के स्तर पर स्वराज्य को समझना, देखना होगा, अपने परिवार के स्तर पर देखना होगा, और फिर गांव के स्तर पर और देश के स्तर पर। ये 4 स्तरों पर जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि स्वराज्य का क्या मायने होता है। इसलिए गांधी जी जब स्वराज्य को परिभाषित करते थे, वो तो दोनों अर्थों में, वो आत्मसंयम के रूप में स्वराज्य को देखते थे कि व्यक्ति का आत्मसंयम, अर्थात और उसका वो आत्मसंयम और अनुशासन ही
उसे इस लायक बनाता था कि वो अपने बारे में सही निर्णय ले सके। और दूसरा, वो जब देश के बारे में कहते थे कि भारतवर्ष का स्वराज्य क्या होगा, तो कहते थे कि लोक सम्मत के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन। बहुत एक लाइन में वो स्वराज्य की परिभाषा करते थे, कहते थे कि लोक सम्मत के अनुसार जो भारतवर्ष का शासन होगा, जब होगा तो वो स्वराज्य प्राप्त हो। इतना ही नहीं, गांधी का अपने रामराज्य के बारे में सबसे बड़ी परिकल्पना गांधी की रामराज्य की है। रामराज्य को भी गांधी ने परिभाषित किया है, और परिभाषित करने जो रहा है, आप देखें क्या कहा है गांधी ने, रामराज्य को किस रूप में परिभाषित किया है। हम गांधी के रामराज्य की बात करते हैं, उसको एक समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, विशुद्ध नैतिक आधार पर जनता की सार्वभौम सत्ता, ये रामराज्य था। गांधी ने जो रामराज्य की परिभाषा की थी, उसने कहा था विशुद्ध नैतिक आधार पर जनता की सार्वभौम सत्ता, वो रामराज्य होगा। रामराज्य वो होगा जब जनता की सार्वभौम सत्ता होगी, लेकिन कैसी? विशुद्ध नैतिक आधार पर। ये जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, विशुद्ध नैतिक आधार पर जनता, इसीलिए कहा था कि आजादी की 3 चीजें, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी की बात की थी गांव के लिए। तो ये एक स्वराज्य का स्वरूप था। और हम सब जानते हैं कि स्वराज्य जो था भारतीय इतिहास में, भारतीय नहीं दुनिया में अगर हम देखें तो जो यूनान के नगर राज्य थे, जो ईसा से 450 वर्ष पहले हुआ करते थे, वहां पर आपको स्वराज्य मिलेगा। इस तरह का स्वराज्य था ही वहां पर। दूसरी तरफ अगर आप देखें, मानते हैं हम कि ये जो 18वीं शताब्दी थी, उस 18वीं शताब्दी में दुनिया में फ्रांस की राजक्रांति हुई। हम सबको पता है कि 1772 में वो हुई थी, और 1792 में आकर के वहां पर पहली बार वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार, गणतंत्र स्थापित हुआ था फ्रांस में। तो जो आधुनिक लोकतंत्र है वो भले 18वीं शताब्दी में आ रहा हो, लेकिन ये जो स्वराज्य है और ये जो आजादी है और ये व्यक्ति के निर्णय लेने का अधिकार है, सब समाज के बारे में, परिवार के बारे में, स्वयं के बारे में, वो इस देश के रग रग में पहले से बसा हुआ था। तो स्वराज्य को इसी अर्थ में देखने की आवश्यकता है। स्वराज्य में जब हम स्वशासन की बात, अब हम थोड़ा उसके अंदर चलते हैं, जब हम स्वशासन की बात करते हैं, वास्तव में स्वराज्य अपनी सत्ता है। सत्ता लोकतंत्र में सरकारों के माध्यम से चला करती है। इसलिए स्वराज्य जब कहते हैं तो राज्य मतलब दी स्टेट, राज्य का मतलब हुआ दी स्टेट, जो सत्ता है, और उस सत्ता को व्यवहार में उतारने के लिए जो एक सरकार बनती है, कभी राजा हुआ करता था, आज की तारीख में सरकार बनती है। वो सरकार जिस प्रणाली के माध्यम से उस अपनी पूरी सत्ता को स्थापित करती है या उस व्यवस्था को बनाती है, हम उसे शासन कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। तो एक तरफ राज्य हो गया, दी स्टेट हो गया, दूसरी तरफ उसकी गवर्नमेंट हो गई, और तीसरा फिर उसका गवर्नेंस हो गया। तो ये जब हम स्वशासन की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी में स्वशासन कैसे होगा, अर्थात इसमें लोगों अपनी इच्छा से अपने शासन को संचालित करेंगे। इसीलिए जब पंचायतों को स्वशासन की सबसे छोटी इकाई माना गया, तो ये जब गांव की स्वशासन की इकाई उसे माना गया, तो ये माना गया कि गांव की अपनी सरकार होगी, जो पंचायत के रूप में जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, जो शताब्दियों से चला आ रहा था। अच्छा, सरकार क्या होती है? सरकार एक व्यवस्था होती है, जो जीवन का नियमन होना है, लोगों का जीवन जैसे चलना है, उसके लिए एक व्यवस्था बनाना, व्यवस्था ही सरकार होती है। और उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो प्रणाली विकसित की जाती है, वो शासन हो जाती है। अर्थात जो शताब्दियों से गांव स्वयं अपने बलबूते अपने गांव की व्यवस्था चलाता था, अपने झगड़े खुद निपटा लेता था, अपने विकास के सारे संसाधन गांव खुद तैयार करता था। कभी उसने, आप कल्पना करिए, आप पुराना जो उसमें बहुत सारे जो नौजवान साथी हैं, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए इस सारी चीजों को, जो भारत की समृद्धि का एक पक्ष है, कि कैसे यहाँ का गांव समाज अपने आप में आत्मनिर्भर होता था, स्वावलंबी होता था। और वो जो स्वावलंबन था, वो स्वावलंबन इस अर्थ में था कि अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता थी, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं संक्षेप में, उस रोटी कपड़ा मकान की प्राप्ति के लिए वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अपने गांव या 4-5 और गांवों को मिला करके रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजों की वो व्यवस्था कर लेता था।
तो अब हमेशा जो आत्मनिर्भरता कही जाती है, स्वावलंबन कहा जाता है, वो मूलतः इसके आधार पर तय होता है, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे जीवन का आपका अस्तित्व, क्योंकि जीवन में दो चीजें होती है ना, एक अस्तित्व होता है आपका होना, जिसमें आप होंगे, तो रोटी कपड़ा मकान आपके भौतिक शरीर के अस्तित्व के लिए या भौतिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, मूल आवश्यकता है वो। और आपका वो अस्तित्व है, तभी आपका डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा, तभी आप जीवन में आपका विस्तार, मतलब दुनिया में आपका विस्तार होगा। तो ये जो विकास या विस्तार है, ये विकास और विस्तार ये बिना दूसरे के सहयोग के संभव ही नहीं है। इसके लिए तो आपको दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा। इसीलिए यहां ही नहीं, बल्कि जिसको हम स्वावलंबन कहते हैं, उस स्वावलंबन के अर्थ में भी परस्परावलंबन है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि गांव स्वावलंबी था तो एक परिवार दूसरे परिवार का परस्परावलंबी था। एक की खेती में दूसरा परिवार सहयोग करता था, दूसरे परिवार में पहला परिवार सहयोग करता था। ये जो परस्परावलंबन है, वही हमारे स्वावलंबन को खड़ा करता है, उस पूरी इकाई के स्वावलंबन का आधार बनता है। ठीक इसी तरह जब दुनिया के स्वावलंबी होने की बात हम कहेंगे, क्योंकि ये जो पड़ोसीपन है, ये पड़ोसीपन सिर्फ दो परिवारों के बीच का पड़ोसीपन नहीं होता, ये दो जिलों के बीच का भी होता है, दो देश के बीच का भी होता है, और संपूर्ण विश्व का भी एक पड़ोसीपन बनता है। आज जो हम 21वीं शताब्दी में जहां खड़े हैं, जब दुनिया एक गांव के रूप में है, तब एक व्यापक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज ये कहा जाता है कि हम भारत को स्वावलंबी बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो भारत की आत्मनिर्भरता वो भी दूसरे देशों की आत्मनिर्भरता के साथ उनके परस्परावलंबन का आधार बनेगी। तभी हम दूसरे देशों से जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग लेते हैं, तो इसका मतलब हम नहीं, बल्कि वो परस्परावलंबन है। जैसे एक गांव अपने को स्वावलंबी बनाने के लिए दूसरे गांव का सहयोग लेता है, एक परिवार दूसरे परिवार का सहयोग लेता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेता है, तो ये तो इसी अर्थ में स्वावलंबन को समझने की आवश्यकता है। तो स्वशासन जो है वो एक व्यवस्था है, व्यवस्था संचालन की प्रणाली है, इस अर्थ में समझने की आवश्यकता है। हम समृद्धि की बात कर रहे हैं, फिर सब कुछ जोड़ करके अंत में देखने की कोशिश करेंगे अगले जो कुछ समय हम लोगों के पास है। और तीसरा है समृद्धि। समृद्धि शब्द जो है आपने सुना है, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धियां और सिद्धियां, ये समृद्धि शब्द रिद्धि से बना हुआ है। सिद्धि जो है वो हमारी आत्मोन्नति का आधार है। जहां रिद्धिया कहते हैं ना कि एक योगी जब योग में वहां चला जाता है, जहां वो जिसको कहते हैं धारणा की स्थिति में चला जाता है, तो कहा है महर्षि पतंजलि ने कि वहां पर उसको रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात सिद्धि जो होती है वो आत्मोन्नति का चरमोत्कर्ष की ओर ले जाती है सिद्धि, और रिद्धि जो है भौतिक सुख सुविधाओं की, जिसको हम संपदा कहते हैं, संपन्नता कहते हैं, वो उसको हमें देती है। लेकिन ये संपन्नता सौभाग्य के साथ होती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम समृद्धि कहते हैं तो समृद्धि होती है, और समृद्धि के साथ एक मतलब सबकी रिद्धि, अर्थात सबकी संपन्नता, सबका वैभव, सबकी समृद्धि के साथ समृद्धि बनती है। और उसके साथ इसीलिए देखिए हमारी संस्कृति में दीपावली को हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, जो समृद्धि की देवी है। और उसकी पूजा करते समय आपने देखा है कि गणेश और लक्ष्मी दोनों का साथ साथ होता है। गणेश सौभाग्य का देवता है, लक्ष्मी संपन्नता की देवी है। तो ये जो संपन्नता है वो सौभाग्य के साथ आए, वो अभिशाप ना बन जाए। आपने देखा है कि तमाम दुनिया में या कहाँ क्या हो रहा है, हमारे आसपास ही संपन्नता, किसी की संपन्नता समाज के लिए दुर्भाग्य बन जाया करती है, कैसे वो शोषण का आधार बन जाती है। और गांधी को जब हम ग्राम स्वराज्य के संदर्भ में समझेंगे, जब वो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, और इतना ही नहीं, जिस संविधान सभा की बात हो रही थी वहां पर जब बहस हुई थी तो ये कहा था गांधी ने, राजनैतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की ही बात नहीं की थी। जब बहुत वहां चाहे वो प्रोफेसर रंगा रहे हों, के संतानप रहे हों, जो भी रहे हैं, सबने जब उसकी व्याख्या शुरू की थी ग्राम स्वराज्य की गांधी के, तो कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और अर्थ का विकेंद्रीकरण, ये दोनों बहुत आवश्यक है।
ये दोनों जब जब तक दोनों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, अर्थात ये जो सत्ता है, जो स्वशासन है, जिसके माध्यम से सत्ता प्राप्त होती है, वो समृद्धि के बिना, अर्थात अर्थ के विकेंद्रीकरण के बिना, वो जो समृद्धि, हम स्वशासन के बाद समृद्धि की बात कर रहे हैं, तब तक जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। गांव में खुशहाली, देश में खुशहाली आने के लिए दोनों का विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। ये गांधी का कथन था, और ये उस ग्राम स्वराज्य के अर्थ में संविधान सभा में इन अर्थ के विकेंद्रीकरण को लेकर, सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर एक लंबी बहस हुई थी। तो इस अर्थ में देखना। और तीसरा, इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो न्याय है। ये न्याय सामाजिक न्याय के अर्थ में है। जब हम सामाजिक न्याय कहते हैं तो इसको नए सिरे से, जो मेरे मित्र हैं, इसको जरूर समझने की कोशिश करें। हम सब ये शब्द को बहुत सुनते हैं, सामाजिक न्याय। मैंने भी बहुत चिंतन किया कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ हो सकता है। स्वाभाविक है, सरल अर्थ यही होता है कि सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी लोगों को समान रूप से सबको क्या क्या मिले, जो संविधान कहता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिले। दो ही शब्दों की बात करता है संविधान, और जिसमें सब कुछ समा जाता है, अवसर और प्रतिष्ठा, इन दोनों की समानता मिले, और इसी को हम सामाजिक न्याय के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े से अपने जिसको अपनी पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय को समझने की कोशिश करें, तो हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय सामाजिक मूल्यों के साथ होने वाला न्याय है। समाज क्या है? समाज संबंध है। यही तो है समाज की परिभाषा, कि समाज संबंधों का जाल है। ये जो संबंध होते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध हैं, जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और संबंधों की बात कर रहे हैं तो। और ये संबंध तीन तरह के होते हैं। एक होता है, क्योंकि संबंध लेने और देने का होता है, संबंध एक पक्षीय नहीं होता। संबंध जब द्विपक्षीय होता है तभी उसके मायने होते हैं। तो संबंध लेने और देने का है। ये लेना देना तीन तरह का हो सकता है। एक लेना देना होता है जिससे जितना लिया बदले में उसको उतना दिया, पहली लाइन है, सीधी लाइन है। दूसरा हो सकता है कि हमने लिया ज्यादा और बदले में दिया कम, लिया ज्यादा और दिया कम, यहां तक कि हम देना ही नहीं जानते, सिर्फ लेना जाने। एक स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति क्या होती है? जब देते ज्यादा है और लेते कम है, अर्थात अधिक से। अच्छा, अब इन तीनों में आप जरा देखिए, जितना लिया उतना दिया, यही मानव धर्म है, यही मनुष्य का, यही है। यही कहते हैं कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा, इसी को न्याय कहते हैं, बराबर, तराजू का बराबर होना, जिससे जितना लिया गया बदले में उसको दिया गया। लेना देना सिर्फ संपत्ति का नहीं, लेना देना भावनाओं का भी, लेना देना सम्मान का भी, सभी स्तर पर लेना देना, भाव के स्तर पर भी, विचार के स्तर पर भी, और साधनों के स्तर पर, इन दो सभी के स्तरों पर लेने देने की समानता, जितना लिया उतना, यही मनुष्य धर्म है, यही मनुष्यता है। दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्यता। और जब लिया ज्यादा जाता है और दिया कम जाता है, और ना ही दिया जाए, अधिक से अधिक ले, यही शैतानियत है, यही राक्षसी वृत्ति है। वो मानव की वृत्ति थी और ये राक्षसी वृत्ति है। राक्षस कहीं अलग से नहीं पैदा होता, हमारे अंदर ही है। जिस दिन हम इस प्रवृत्ति में चले जाते हैं, हमारे अंदर का राक्षस जागृत हो जाता है। यही राक्षसी वृत्ति है। राक्षस हमेशा छीनना, झपटना, लेना, यही अत्याचार है, यही भ्रष्टाचार है, यही अनाचार है, यही है सब। और दूसरा जो तीसरा स्तर था, कि जब हम देते अधिक से अधिक हैं, लेते कम से कम है, तो यही देवत्व है, यही ऋषि परंपरा है इस देश की, यही ऋषि परंपरा है। और यही ऋषि परंपरा लोगों को देवता बनाती है, और यही ईश्वर तत्व तक ले जाती है, ईश्वरत्व को पैदा कर देती है अंदर। तो ये जो, जब हम सामाजिक न्याय कहते हैं, तो विशुद्ध रूप से हम लौकिक जीवन में मनुष्य और मनुष्य के बीच के समान संबंध न्याय की बात करते हैं। तो एक न्याय तो सामाजिक न्याय के अर्थ में हुआ, लेकिन एक न्याय दूसरा है जो इसी पृष्ठभूमि के साथ, जो सामान्यतया न्याय की जो परिभाषा बनी, वो इस अर्थ में बनी, जो गवर्नेंस के अर्थ में बनी। और सबसे बड़ा गवर्नेंस वही है, सबसे बड़ा शासन वही है। आप देखिए, अगर जिसको आप सरकार कहते हैं, शासन कहते हैं, उससे अगर आप किसी एक दो शब्द को पकड़ना चाहें जिससे उसका रूपक बन सके, तो यही कहते हैं ना, पुलिस और कचहरी, दो ही तो हैं सरकार के प्रतिबिंब, प्रारूप, या उसको जिससे आप चिन्हित करते हैं।
सरकार को, पुलिस और कचहरी। और पुलिस और कचहरी किस बात के लिए होते हैं? इसी बात के लिए होते हैं, पुलिस और कचहरी, कि जो लोगों के अंदर आपस में विवाद होता है, झगड़े होते हैं, वो झगड़े को निपटाने के लिए होते हैं। अगर झगड़े ना हो तो पुलिस की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं। अपराध नहीं होगा। सारे जितने हैं, चाहे धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर, या किसी भी जमीन को लेकर, किसी तरह के जो विवाद पैदा होते हैं, वो साधन और अ, उसको एक तरह सम्मान को लेकर, साधन और सम्मान को लेकर, संपत्ति को लेकर किसी अर्थों में। और वो जो विवाद पैदा होते हैं, वही विवाद जो है वो सारे इस पूरी की पूरी, कहा भी गया था, जो अरस्तु, सॉरी, रूसो, रूसो जो, जिसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया और जिसने आधुनिक लोकतंत्र को जन्म दिया। आप सारे लोग जो विद्वत जन है सबको पता है। और फ्रांस की जिस राजक्रांति की बात मैंने की, जिसके बाद दुनिया में आधुनिक लोकतंत्र आया, वो रूसो के सामाजिक समझौते, हाप्सलाक रूसो, तीन थे, तीनों के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद ही आया है। तो ये जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिस्थापक था, वो कहता है कि मनुष्य जब पैदा हुआ था तो बहुत ही अच्छा था, कोई विवाद नहीं, बहुत ही पवित्र भाव मन था उसके अंदर। और शुरू में जो समाज होता था बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको आदिम साम्यवाद कहता है, कार्ल मार्क्स ने जिसको आदिम साम्यवाद कहा है। और साम्यवाद भी यही है ना, समानता का ही अर्थ साम्यवाद में है, जहां वर्ग नहीं होगा, ठीक है, विवाद मतलब इस तरह से ऊंच नीच नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। तो वो जो आदिम साम्यवाद था या आदिम समाजवाद था, उस आदिम समाज या आदिम समाजवाद की तरह, या जिसको रामराज्य कहते हैं हम लोग अपने शब्दों में, उस समय वो कहते थे कि वो गड़बड़ाया कम। वो तो अरस्तु ने लिखा है, जब एक व्यक्ति ने जमीन के एक टुकड़े को घेरा था पहली बार और कहा था ये मेरा है, जब उसने मतलब कहा कि यहीं से विवादों की शुरुआत हुई, और जब विवादों की शुरुआत हुई तो विवाद बढ़ते गए, और उसी विवाद के निपटारे के लिए सामाजिक समझौता हुआ, और सामाजिक समझौते से हमने राज्य की स्थापना की थी। आधुनिक लोकतंत्र का तो यही दर्शन है कि ये बना हुआ जो राज्य है, यह राज्य हमारे समझौते का आधार है, और हमारे समझौते से सरकार बन, राज्य बना है, तो या कोई सरकार बनी है तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं, अपने समझौते को विड्रॉ कर सकते हैं। तो असली सत्ता तो हमारे पास है, जिसने उनको सत्ता सौंपी है अपने विवादों के निपटारे के लिए। तो ये जो था, इस चीज को जब हम न्याय के अर्थ में देखते हैं, तो जिस पंचायत की बात होती है, पंचायत वही न्याय संस्था के रूप में ही थी इस देश में। पंचायत मूलतः एक न्याय संस्था थी। ये तो बाद में विकास के का माध्यम बनाया गया पंचायत को। विकास तो इस देश का जो सामुदायिक समाज था, कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी जो थी, उस कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी ने अपने विकास की अपनी एक सामाजिक प्रणाली विकसित कर ली थी, जिससे जो उसी को हम सामुदायिकता कहते हैं, वो सामुदायिकता बनी थी, उससे ये चीज आगे बढ़ी थी। तो उसका एक 50% जो था, 50% जो डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो गवर्नेंस का हिस्सा, अर्थात गवर्नेंस मीन्स हुआ आपस के विवादों का निपटारा करना, जिसकी जिम्मेदारी होती है उस लाइन ऑर्डर मेंटेन करना ना, जिसको कहते हैं गवर्नेंस का। तो उसके लिए लोगों ने एक प्रणाली विकसित की थी, कोई संस्था नहीं थी पंचायत। पंचायत एक जीवन पद्धति थी, प्रणाली के रूप में थी। वो प्रणाली जो परिवार और पड़ोस में के झगड़ों को निपटाने का काम करती है। आप देखें ना, मैंने अपने साथियों को कई बार पिछले दिनों, अमन जी से भी बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि एक जो कहा गया है, कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी हस्ती क्या थी? हमारी संस्कृति ही हमारी हस्ती है। तो भारत एक सांस्कृतिक मूल्यों पर चलने वाला देश रहा है, संस्कृति का प्रधान देश रहा है। सामुदायिकता उसकी संस्कृति है, भाईचारा उसकी संस्कृति है, यही तो है भारत की संस्कृति। इसलिए भारत की संस्कृति के दो मूल तत्व कहे जाते हैं, सहजीवन और सहअस्तित्व। सहजीवन अर्थात हम जहां पर साथ साथ जीवन को जी सकते हैं, एक दो लोग नहीं, साथ साथ पूरा का पूरा कुटुंब होता था। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते थे, 50-50 लोगों के परिवार होते थे, और पूरी जिंदगी हम साथ साथ जी लेते थे। तो ये जो सहजीवन था, उसका सबसे विशिष्ट इकाई या सबसे मूल इकाई जो थी, वो परिवार थी। सह अस्तित्व का मतलब है आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। जो अभी मैं कह रहा था, परास्परावलंबन,
जो शब्द प्रयोग कर रहा था। और ये जो होता था, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ जो रिश्ता बनता था, जिसको हम पड़ोस कहते थे, वो सह अस्तित्व था। अर्थात परिवार मतलब सहजीवन था और पड़ोस सह अस्तित्व था। तो सह अस्तित्व और सहजीवन, यही दो हमारे हमारी संस्कृति के मूल तत्व थे। और इन दो मूल तत्वों को बचाने के लिए, ऐसा नहीं था कि परिवार या पड़ोस में कभी विवाद नहीं हुआ, बहुत बार विवाद हुआ, पहले भी होते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि विवाद होते थे या नहीं, महत्वपूर्ण ये था कि जब विवाद होते थे तो हम उसको निपटाते कैसे हैं। विवाद तो होंगे, जहां लोग हैं, परिवार हैं, एक दो लोग भी होते हैं तो खटपट होती है, जहां दो बर्तन हैं आपस में आवाज करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसको निपटाते कैसे, उन विवादों का निपटारा कैसे होगा। तो आप याद करिए, जहां 10 लोग एक साथ बैठ जाते थे अपने परिवार का झगड़ा निपटाने के लिए या पड़ोस का झगड़ा निपटाने के लिए, हम उसी को पंचायत कहते। पंचायत एक बैठकी थी जो आपस के विवादों को निपटाने का काम करती थी, एक जीवन शैली थी, एक जीवन जीने का तरीका थी विवादों के निपटारे की। बाद में अंग्रेजों ने उसे संस्था का रूप दिया, फिर राजाओं ने भी उसके पहले संस्था का रूप दे दिया था। बहुत हमें 17वीं और 16वीं और 15वीं शताब्दी में भी, विशेषकर गुप्त काल में, हमें एक संस्था के रूप में विशेष रूप से उसको देखना मिलता, जो भारत का स्वर्ण युग था। उस समय पंचायत एक संस्था के रूप में दिखाई पड़ती। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप दे दिया, तब सामाजिक संस्था के रूप में होती थी, राजा का संरक्षण प्राप्त होता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अपने कानून के तहत ले लिया था और आजाद भारत के बाद आज वो संविधान का हिस्सा बन गया है। तो ये जो पंचायत थी, यही थी कि कुछ खास बात थी कि हस्ती मिट्टी नहीं हुआ। ये पंचायत ही थी जो 5000 साल से इस देश की संस्कृति को बचाने का काम किया है, और ये न्याय व्यवस्था उसके हाथ में थी। तो न्याय इसलिए नहीं होता कि कुछ कानून बन जाए, उस कानून के साथ दो लोगों के विवादों को आप एकदम साफ साफ, बल्कि इसकी उन दो लोगों के बीच जो भाईचारा है, जो मित्रता है, क्योंकि विवाद उन्हीं के बीच में होता है जिनमें पहले से कोई संबंध होता है। संबंध बिगड़ते हैं तब विवाद होता है। तो उन संबंधों को क्या बचा पाते हैं हम उस निर्णय से। पंचायतें इसीलिए 10-10 दिन बैठी रहती थी, 10-10 दिन पंचायतें बैठती थी, और जब दोनों पक्ष एक विषय पर सहमत हो जाते थे और इस बात की गारंटी हो जाती थी कि अब इनके बीच के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तभी जाकर के पंचायत उठा। इस देश की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी हैं। जो चीनी यात्री आए थे, उन लोगों ने जब पंचायतों की व्याख्याएं की हैं, टेवेनियर ने या स्पेनर ने, सब ने इस तरह की बातें की। आप देखेंगे इतिहास के उन पन्नों को उल्टेंगे तो आपको मिलेंगे। तो न्याय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों चीजों में अंत में, क्योंकि समय को देखते हुए मैं इसको समेट रहा हूं, कि इन तीनों में जिस स्वराज्य की बात और स्वशासन की बात की गई है, और जिसकी तरफ रामानंद जी ने इशारा किया था कि मैं उस पंचायतों को लेकर के करूं, तो अंतिम अगले 5-7 मिनट मैं पंचायती राज व्यवस्था पर बात कर रहा हूं। मैंने जैसे कहा, पंचायत तो हमारी संस्कृति थी, वो संस्कृति हमारी संस्था के रूप में बनी 1920 में। वास्तव में हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहुत विश्लेषण किया, और दो घटनाएं हुई थी। एक घटना यह हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया। बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1650 में प्रस्ताव पास करके, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रजिस्टर्ड मान्यता दी थी, और उसके लिए कानून बनाया था, और कानून बना करके तब इंडिया में उनको भेजा था कि जाइए, और शासन करने का भी अधिकार दे दिया था उनको अंग्रेजों, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तब आपने देखा है कि कैसे वो, आप जानते हैं कि जिस स्वशासन की हम बात कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1680 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की थी। अगर उसे पावर न मिला होता ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो वो 1680 में नगर निगम की स्थापना कर सकती थी क्या मद्रास में? उसने बाकायदा नगर निगम बनाए थे। ये अलग बात थी कि उसमें जितने मेंबर रखे जाते थे वो सब नॉमिनेट होते थे, कोई चुने नहीं जाते थे, और अपना राजस्व वसूलने के लिए उसने नगर निगम को बनाया था। जैसे ये कलेक्टर राज्य जब इस देश में है, तो कलेक्टर तो इसीलिए था कि वो कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने जिलों में स्थापित किया था। है तो बाकायदा ये अंग्रेज जब यहाँ आए और 1857 की क्रांति के बाद उनको पहली बार लगा कि इस देश में ऐसी कोई जिसको कहते हैं ना छुपी हुई ताकत है,
या जिसको कहते हैं ना अंडर करंट है, जो इस देश को, उनको समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्ता अपने हाथ में, 1858 में उन्होंने सत्ता अपने हाथ में जब सत्ता ले ली, तो चूंकि वो सत्ता लोकतांत्रिक थी, कानून के बल पर चलती थी, तो स्वाभाविक था कि जो भी लॉर्ड गवर्नर आए उन्होंने ये सोचा कि कैसे हम लोगों के लिए एक लोक हितकारी कानून बनाएं। और लोकल गवर्नमेंट उनके यहाँ चलती ही थी ऑलरेडी। उन्होंने अपनी सत्ता के बोझ को कम करने के लिए, फ्रांस से ही शुरू हुआ था ये, जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में हुआ था, इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर यूरोप के सभी देशों में आया और बाद में अमेरिका में आया, और फिर धीरे धीरे तो सब जगह लोकल गवर्नमेंटें काम करने लगी थी। तो उसी लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट पर लॉर्ड मेयो ने पहला प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजना चाहा, सुना नहीं गया लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव। फिर लॉर्ड रिपन ने 1882 में वो प्रस्ताव भेजा, बहुत अच्छे तरीके से लॉर्ड रिपन ने भेजा था, तब भी उस पर कोई खास बात नहीं हो पाई, क्योंकि पूरे आंदोलन और सब चीजें चल ही रही थी। तो 1907 में शाही कमीशन आयोग बनाया था अंग्रेजों ने, 1909 में उसकी रिपोर्ट आई, और जैसे रिपोर्ट आई शाही कमीशन की रिपोर्ट, तो पहली बार पंचायतों को, पहले नहीं तो वो शहरी क्षेत्र में ही लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी ही उनको समझ में आती थी, उनके यहाँ तो म्यूनिसिपैलिटी ही होती थी। वहां गांव के शासन को भी अभी भी म्यूनिसिपैलिटी ही कहा जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, अमेरिका में एक ऐसा गांव है जिसकी आबादी 200 है, और वहां भी म्यूनिसिपैलिटी बनी है, और उसको भी म्यूनिसिपैलिटी ही कहते हैं। तो वहां पर एक ही लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है। तो अंग्रेज फिर जब पहली बार ग्राम पंचायत समझ में आई इन लोगों को, और उसके बाद 1915 हम सबको पता है कि इंडिया एक्ट आया, और 1915 में प्रांतीय सरकार तो पहले से ही काम कर रही थी, ये लोकल गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल के पास थी उसको उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया, प्रांतीय सरकार को दिया। और 1919 का जो इंडिया एक्ट आया उसमें उसकी पूरी तरह से पुष्टि कर दी गई, और 1920 में सभी, उस समय 12 प्रोविंस होते थे संभवतः, 12 के बीच में थे, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 12 प्रोविंस मोटे तौर से उस समय थे। उन 12 प्रोविंस में, 12 प्रांतों में पंचायती राज एक्ट बने। सबसे पहले बॉम्बे पंचायत एक्ट बना, और जब बॉम्बे पंचायत एक्ट बना, जो मॉडल बना, वैसे उससे पहले मैसूर पंचायत एक्ट बन चुका था जो दक्षिण भारत को कवर करता था, तो बॉम्बे पंचायत एक्ट में 2 पंचायतों का प्रावधान किया गया था, एक ग्राम पंचायत थी और दूसरी न्याय पंचायत थी, अर्थात दोनों का प्रावधान किया था, ग्राम पंचायत का भी और न्याय पंचायत का भी। और इसी मॉडल पर देश की सारे पंचायती राज कानून बने थे, सारे पंचायती राज अधिनियम बने थे सभी जगह। ठीक है, विश्व युद्ध आया, उसके बाद विश्व युद्ध के कारण वो एक्ट ठीक से लागू नहीं हो सके, फिर देश आजाद हो गया। आजादी के बाद उसी एक्ट को हमने दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया, और फिर यहाँ पर बहुत सारे राज्यों ने न्याय पंचायतों को उसी समय से अलग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी सरकारें बन गई थी तो उनको लगा न्याय हमारा विषय है, तो न्याय को अलग करना शुरू कर दिया। और अंत में धीरे धीरे पता चला कि आज की तारीख में भी देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां आज भी न्याय पंचायत, उनके अपने पंचायती राज एक्ट में न्याय पंचायत मौजूद है, न्याय पंचायत आज भी है। और 2 राज्य ऐसे हैं जो उसको व्यवहार में ला रहे हैं, एक है हिमाचल प्रदेश ठीक से, और दूसरा है बिहार। बिहार सबसे अग्रणी है, बिहार में इसको ग्राम कचहरी कहा जाता है। ये जो न्याय व्यवस्था है, स्थानीय स्तर की न्याय व्यवस्था है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की जब बात करेंगे, स्थानीय सरकार की बात करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे हम, तो वो पंचायत और नगर पालिकाएं आती है, और उसी रेफरेंस में ये सारी चीजें देखनी है, इस अर्थ में है। तो वहां पर आज भी ग्राम कचहरी काम करती है, क्योंकि ग्राम कचहरी का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है वहां। इंडियन पेनल कोड की 40 धाराएं ग्राम कचहरी के अधीन है, सभी न्याय पंचायतों के अधीन थी, अंग्रेजों के जमाने से ही थी ये 40 धाराएं। और इन 40 धाराओं में होने वाला विवाद ना तो मुंसब मजिस्ट्रेट के इजलास में जा सकता है, ना कहीं जा सकता है, उसे ग्राम पंचायत न्याय पंचायत में ही ले जाना था। अगर वहां जाता है तो उसे वापस कर दिया जाना था। और वहां पर बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। 90% विवाद जो होते हैं
वो समझौते के आधार पर बिहार में निपट रहे हैं। आप अब तक के जितने आंकड़े और जितने अध्ययन आए हैं, जो 10% बनते हैं उसमें जुर्माना लगाती है पंचायत, समझौता नहीं होता तो जुर्माना लगाती है। और उस जुर्माने में 7% लोग, उस 10% में 7% लोग उस जुर्माने को चुका देते हैं और आपस में उनमें प्यार भाव रह जाता है। 3% लोग होते हैं जो ऊपर की अदालतों में जाते हैं। और वहां भी कहा जाता है कि जो निर्णय होता है उसमें 90% वही होता है जो पंचायतों ने दिया होता है, जो ग्राम कचहरी ने दिया होता है। ये इतिहास सब सारे राज्यों का रहा था जहां जहां न्याय पंचायती थी। उत्तर प्रदेश भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2017 में अभी जो सरकार है उस सरकार ने न्याय पंचायत को अपने अधिनियम से बाहर कर दिया। सबसे लेटेस्ट जो अधिनियम से बाहर निकाला गया है वो उत्तर प्रदेश ने निकाला है 2017 में। मई 2017 में उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके, क्या है उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो इस तरह दूसरा ये है कि अंग्रेजों के बाद जो सबसे बड़ा समय आया वो जो अभी आया, राजीव गांधी का समय आया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, उस समय के प्रधानमंत्री ने स्वयं, जिसको 64वां संविधान संशोधन कहा जाता था, उस 64वें संविधान संशोधन को स्वयं पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। और वो तारीख थी, अगस्त का महीना था, अगस्त 89, 10 अगस्त 1989। और उन्होंने लोकसभा में जो अपना अभिभाषण दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण, जहां उन्होंने शुरू किया था उस समय के प्रधानमंत्री ने, ये प्रधानमंत्री के रूप में आप उनको देखें कि देश का जो प्रमुख है, सत्ता का प्रमुख है, वो क्या विचार रखता है उसमें, मतलब, और वो विचार देश का विचार मान करके चले, किसी व्यक्ति का विचार मान करके। कहते हैं कि गांधी का जो सपना, गांधी के ग्राम स्वराज्य का जो सपना संविधान सभा नहीं पूरा कर गई थी, यह विधेयक उसको पूरा करने के लिए लाया गया है। दूसरा ये कहा था कि अभी तक लोकतंत्र दिल्ली और राज्य की राजधानियों तक सिमटा था, उसे हम पंचायत का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। पंचायत का लोकतंत्र लोगों का लोकतंत्र होगा, सही अर्थों में जमीनी लोकतंत्र होगा। उसके लिए ये पंचायत, ये विधेयक लाया गया है। और उसके बाद फिर अगस्त में ही दूसरा विधेयक लाया गया था, और वो विधेयक था 65वां संशोधन विधेयक। और उस संशोधन विधेयक में नगर पालिका है। नगर पालिका कभी भी संविधान का हिस्सा नहीं थी। भारत के संविधान में नगर पालिका शब्द का प्रयोग नहीं है, कहीं भी नहीं प्रयोग है। ये पहली बार नगर पालिका को भी वही दर्जा दिया गया जो अनुच्छेद 40 में सिर्फ ग्राम पंचायत की बात की गई है, नगर पालिका की बात नहीं है। ये बाद में ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत तो 73वें संविधान संशोधन के बाद आया है। तो वहां पर यह कहा कि ये जो ग्राम स्वराज्य है, ये सिर्फ ग्राम गांव के लोगों को नहीं, नगर के लोगों को भी नगर स्वराज्य चाहिए। वही उन्होंने कहा कि ये पूरक है। 65वें संविधान संशोधन को कहा कि 64वें संविधान संशोधन का पूरक है, ये कहा गया था। और अंत में एक लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो 21वीं शताब्दी के संदर्भ में मैं विशेष रूप से उसका उल्लेख करना चाहूंगा, कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की पार्लियामेंट में कहा है, जिसका जो आज भी वहां पर रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा था कि हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अब विलंब नहीं किया जा सकता है। जो सत्ता जनता से हमने छीनी है, ये शब्द है उस समय के देश के प्रधानमंत्री, जो सत्ता जनता से हमने छीनी है वो सत्ता उसे वापस करने का समय आ गया है। आइए इस सदन में हम लोग जनता को वो सत्ता वापस करें। जनता ही इस देश का निर्णय करे, जनता अपना निर्णय, अपने भाग्य का निर्णय खुद करे और इस देश का भी निर्णय करे। आइए इसके माध्यम से सत्ता को दलालों से मुक्त करें। ये पार्लियामेंट में कहा गया शब्द है। अर्थात इतने बड़े विजन के साथ पंचायती राज, और गांधी ने तो, गांधी के ग्राम स्वराज्य का तो पूरा सैद्धांतिक पक्ष है, उनके 12 बुनियादी सिद्धांत हैं, उसमें वो सारी चीजें गांधी के 12 बुनियादी सिद्धांतों में शामिल हैं। अगर उसको देखें तो मानव विकास के, दुनिया के कल्याण के, और भारत के नए समृद्धि और नई खुशहाली का जो रास्ता निकल सकता है वो ग्राम स्वराज। और गांधी ने भी नगर स्वराज्य की बात की थी। गांधी ने कहा था कि मैं सिर्फ ग्राम स्वराज्य की बात नहीं कर रहा हूं, हमें नगर स्वराज, नगरों के लिए भी नगर स्वराज इसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। उन्होंने जहां एक तरफ मानव की सर्वोच्चता की बात की थी, वो सिद्धांत थे, 12 बुनियादी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में कार्यक्रम भी शामिल था, व्यवस्था भी शामिल थी।
और पूरा का पूरा स्वरूप था, लेकिन मूल्यों के आधार पर था। तो एक तरफ कहते थे मानव का सर्वोच्च स्थान, श्रम का महत्व, श्रम की महत्ता दी जाए, ठीक है। दूसरी तरफ कहते थे कि वो जो हम समानता की बात करते हैं, जो हम ट्रस्टीशिप की बात उन्होंने की, उन्होंने सहयोग की बात की, स्वावलंबन की बात की, विकेंद्रीकरण की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की, पंचायत और नई शिक्षा की बात की, नई तालीम जिसको गांधी ने कहा था, बुनियादी शिक्षा कहा था। तो ये सारे बुनियादी सिद्धांत ग्राम स्वराज्य के थे। एक पूरा कंप्लीट ग्राम स्वराज्य, एक कंप्लीट दृष्टि, एक जिसको कहिए समग्र दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि है मानव के विकास की और किसी राष्ट्र के उन्नयन की और उसकी सच्ची आजादी की। उसी अर्थ में 73वें संविधान, जब 64वें संविधान संशोधन की भी परिकल्पना की गई, और वही बाद में आप सब जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के रूप में आया, और 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन बना। लेकिन इसी के साथ उस संविधान 73वें संविधान संशोधन में एक बात और कही थी जिसका पक्ष छूट रहा है। क्योंकि अगर हम ग्राम स्वराज, हम आजादी की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं, तो आदिवासी समाज को कहीं से छोड़, आज भी आदिवासी समाज में वो स्वराज्य मौजूद है, और उस स्वराज्य का या उनकी स्वायत्तता का, उनके उस स्वराज्य की 73वें संविधान संशोधन ने पूर्ण सम्मान किया। 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि भारत की संसद को यह अधिकार होगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, उस अनुसूचित क्षेत्र में यह पंचायत व्यवस्था नहीं लागू होगी जो 73वां संविधान संशोधन का है। इसके बजाय वहां की पारंपरिक स्थिति को देखते हुए, उनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए वहां से अलग से कानून बना सकती है, अधिनियम बना सकती है। और फिर 1996 में इसके लिए दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनी थी, और दिलीप सिंह भूरिया भी खुद एक आदिवासी लीडर थे। तो दिलीप सिंह भूरिया की रिपोर्ट के आधार पर पेसा एक्ट बना, पंचायत विस्तार अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम, जिसको पेसा एक्ट के नाम से हम जानते हैं। पेसा एक्ट बना 96 में, और उस पेसा एक्ट में ग्राम सभा को वो सारे अधिकार दिए गए। देखिए, इस पंचायती राज सिस्टम में तीन संस्थाएं हैं। एक है ग्राम सभा, दूसरी है ग्राम पंचायत, और तीसरी न्याय पंचायत। तो वो न्याय पंचायत तो धीरे धीरे खत्म हो गई, खत्म हो रही है, लेकिन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आज भी है। ग्राम सभा लोकसभा विधानसभा की तरफ विधायिका के रूप में है, ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल के रूप में है, और न्याय पंचायत न्यायपालिका के रूप में थी। तो उनके यहाँ ग्राम सभा को ही, आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को ही विधायिका का भी दर्जा दिया गया है, ग्राम सभा को ही मंत्रिमंडल को निर्देशित करने का पूरा पावर दिया गया है। अर्थात जो ग्राम पंचायत बनेगी वहां ग्राम पंचायत भी है, लेकिन वो 73वें संविधान संशोधन की ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन तो उस अर्थ में वहां लागू होता है, उसके अधीन जो पेसा एक्ट है उसके अधीन वहां पर लागू होता है। तो वहां भी ग्राम पंचायत है, तो वो ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल के रूप में है, और वहां पर ग्राम सभा को न्याय का भी अधिकार दिया, वो न्यायपालिका भी है। तो ग्राम सभाओं को वो पूरा, और ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है ये उनकी संस्कृति परंपरा, यहाँ तक कि रूढ़ी शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया है, उनकी पूरी उनको संरक्षित करेगी और उनका संवर्धन करेगी। जब संवर्धन कहता है तो समय के हिसाब से, अर्थात 21वीं शताब्दी के जो चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएगी। तो आदिवासी क्षेत्रों में ये सारा है, क्योंकि समय, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत विस्तारित विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि इस सब के साथ, देखिए अंत में एक चीज और कह करके कि भारत में जो अंतिम है, भारत के गांवों में आप सब कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, गांव के बारे में। गांव में जब कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग से नमस्ते करता था, उसको पांव छूता था, तो जानते थे क्या आशीर्वाद दे, एक ही आशीर्वाद जनरली दिया जाता था, बुजुर्ग लोग देते थे, खुश रहो बेटा। वो कहते थे खुश रहो। ये खुश रहना सबसे बड़ी बात, यही जीवन का अभीष्ट है, इस जिंदगी का अभीष्ट है खुशहाली, हैप्पीनेस, यही सबसे बड़ा अभीष्ट है। आप जितना भी साधन इकट्ठा करते हो, सवाल अपने आप से पूछो ये साधन किस बात के लिए, तो कहेंगे मुझे सुविधा मिलेगी। साधन सुविधाओं, सुविधा से क्या होगा, यही कहेंगे खुशी मिलेगी।
या मैं बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा नाम क्या होगा, तो खुशी मिलेगी। तो अंतिम अंतिम अभीष्ट खुशहाली की। इसीलिए वो बुजुर्ग हमको जो आशीर्वाद देता था, वो खुश होने का आशीर्वाद। ये जो हम लोगों ने देखा, स्वशासन, समृद्धि और न्याय, ये तीनों मिलकर के जिस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, वो खुशहाली का रिजल्ट। और आज, और ये खुशहाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपदा है। इसी के लिए काम करते थे। ये अलग बात है कि आज की तारीख में दुनिया को फिर से हैप्पीनेस समझ में आने लगा है ना, हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स बनने लगे हैं ना। ठीक है। आज से पहले भारत का जो पड़ोसी देश था, आप जानते, 50 साल से ज्यादा, 1972, मतलब 50 साल से 60 ज्यादा हो गया, लगभग 52-53 साल पहले, 1972 में उसने अपने विकास का अपना इंडिकेटर बनाया, खुशहाली का। उसने मानव विकास के इंडिकेटर को नहीं स्वीकार किया, आप सबको पता होगा, भूटान ने। और उस समय उसका मजाक उड़ाया गया था। और आज पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि अब खुशहाली का इंडिकेटर ही है। ये अलग बात है कि भारत बहुत नीचे अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे खड़ा है। उनके अपने मानक है ना, अपने स्टैंडर्ड। हमें अपने तरीके से अपने खुशहाली को मापने का, और खुशहाली को आगे ले जाने का, और उसके विकास के नए रास्ते तय करने का 21वीं शताब्दी का स्वराज इसी अर्थ में हमारे सामने आना चाहिए। तो नई चुनौतियां हैं कि अब आदमी, कोई पहले क्या होता था, गांव में एक गरीब आदमी होता था जिसके यहाँ मजदूरी करता था, वो गालियां खाता था, कभी कभी उसको दंडित भी कर देते थे। लोग पूछते थे उससे कि अरे यार क्यों करते हो, तो कहता था साहब रोटी के लिए ये काम करना। आज किसी भी व्यक्ति से आप कहिए, कहता है नहीं साहब, अगर इज्जत के साथ आपने काम नहीं दिया तो मैं काम नहीं करूंगा आपके साथ। आज रोटी नहीं, सम्मान के लिए लोग कर, सम्मान महत्वपूर्ण, उस गरीब से गरीब आदमी का भी सम्मान महत्वपूर्ण। तो बदल गई है, देश बदल रहा है बहुत तेजी के साथ। वो लोग भी, जो मैंने जहां से शुरू किया था कि सत्ता में, संपत्ति में और सम्मान में और समाज में, सब जगह अपने हिस्सा चाहते हैं, सब जगह वो आपके बराबर, यही सामाजिक न्याय है। और इस सामाजिक न्याय को प्राप्त करने को, हासिल करने के लिए, और एक नए तरह के स्वराज्य को, सही अर्थों में स्वराज्य को स्थापित करने के लिए, सही स्वशासन हो, सही ढंग का गवर्नेंस हो, समृद्धि की परिकल्पना हो, जो विकास भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि वो विकास जो सौभाग्य और संपन्नता, इन दोनों के साथ आता है, जिसे हम समृद्धि करते हैं। और ऐसा न्याय जो हर के दरवाजे पर मिल जाए, जो आपस में एक सामाजिक न्याय के रूप में मिले, जहां ममता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, उसके साथ चीजें तय हो। ऐसे समय की ये 21वीं शताब्दी का स्वराज ऐसी चीजों की मांग कर रहा है। और निश्चित रूप से जो पॉलिसी, जो नीतियां तय करने की दिशा में, या उसके लिए कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, इसी दिशा में मनुष्य को समझने का, इस देश के स्वाभिमान को समझने का, और उसके साथ एक नए भारत की संकल्पना की ओर ले जा सकेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना डिटेल में आपने हमें समझाया कि स्वराज का महत्व पुराने समय को लेकर के और आज के समय को लेकर के किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं। मैं रामानंद जी को जरा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रामानंद जी अपना अपना विचार रखिए इस पे, प्लीज रामानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से कई ऐसी बातें जानने को मिली जिसके बारे में नहीं पता था। और निश्चित तौर पे आपको पढ़कर भी ऐसा लगता है और हर बार सुनने पे भी ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नई चीजें जानने को मिल रही है। क्योंकि आपका एक व्यापक अनुभव है और आपने खूब पढ़ा है और वर्तमान समय में उसको जी भी रहे हैं, उस पर कार्य। और यह आयोजन भी उसी प्रकार का था जहां हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो ये विषय निश्चित तौर पे बहुत बड़ा विषय है जिसपे कई सेमिनार हम करा सकते हैं, कई चीजें हमें पता चल सकती हैं। जिस तरह से पेशा की जो बात सर ने की, और लागू करने में भी कभी काफी कठिनाइयां आ रही थी। जो पूरा मूवमेंट था 96 में, सर ने बताया जैसे उसको लागू किया गया, और जहां से वो स्लोगन भी निकला था कि मेरा गांव मेरा राज। और उसमें मैं पढ़ रहा था अभी हाल में ही एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो विद्वान है उन्होंने बताया कि पेशा में कठिनाइयां आ रही हैं, वो 4 पॉइंट बताते हैं
सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बाधा के तौर पे वो बता रहे हैं कि जिला अधिकारियों का जो दृष्टिकोण है वो पेशा के विपरीत है। और ये जिला अधिकारियों का जो रवैया है वो आप पंचायती राज व्यवस्था में भी देख सकते हैं, ग्राम सभा पे भी देख सकते हैं कि जो लाल फीताशाही जैसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है वह भी एक कारण है कि ग्राम स्वचालित नहीं हो पा रही है। उत्थान में या उसके क्रियान्वयन में जो संकट आ रहा है वो एक बड़ी भूमिका के तौर पे वहां पर भी आप जिलाधिकारी के दृष्टिकोण को देख सकते हैं। दूसरी चिंता या बाधा के तौर पे जो बात करते हैं कि विधानसभाएं पेशा को महत्व नहीं देती। तीसरी बाधा के तौर पे उन्होंने इंगित किया कि पेशा को संरक्षण जो मिलना चाहिए वह नहीं है। और चौथी और अंतिम बात जो उन्होंने बताई वह था कि अफसरों और औद्योगिक घरानों का बड़ा गठजोड़ है और जो शक्तिशाली भी है। ये चार बाधाएं वो बताते हैं कि किस तरह से पेशा कानून बन तो गया लेकिन अभी भी उसके एग्जीक्यूटिव तरह से या उसमें भी बाधाएं आ रही हैं। ये पंचायती राज मंत्रालय ने जब सूद ली थी उस पर ये कोर्ट की एवज में ये 4 पॉइंट निकाले गए या पता किए गए। निश्चित तौर पे में एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पे एमपी एमएलए लेड स्कीम्स भी हैं और जिसमें सांसद या विधायक भी स्वशासन की इकाई में बाधक के रूप में कार्य करते हुए दिखते हैं या उनकी भूमिका दिखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ग्राम पंचायत मजबूत होगा तो उनके प्रभाव निश्चित तौर पे कमजोर होगा या उनका प्रभाव घटेगा। एक कारण यह भी है। और इस विषय पर और भी हमें मुझे लगता है कि मैं अमन जी से कहूंगा कि इस पे सर का समय समय पे समय मांगे सर से, और इस विषय पर और भी चर्चा होनी चाहिए और भी हम लोग लाभान्वित होंगे, कई चीजें जानने को मिलेगा सर के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो इन माध्यमों से हमें ग्राम पंचायत के विषय में, ग्राम स्वराज के विषय में और बखूबी ढंग से आगे भी हमें पता चलता रहे। या आप सही कह रहे हैं। मैं उस विषय को टच ही नहीं किया कि क्या बाधाएं हैं, क्योंकि वो एक बहुत व्यापक, वो भी अपने आप में एक पूरा वो है। जैसा आप कह रहे हैं, जो 4 कारण बताए, अभी पिछले दिनों भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार पैसा 96 में आया, लगभग 35 साल से ज्यादा हो गया। सॉरी, हाँ 96 मतलब आप जोड़े 30 साल, लगभग 29 साल, 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। 29 साल से पैसा को बहुत ज्यादा सरकारों के स्तर पर भी, राज्य सरकारों के स्तर पर तवज्जो दी नहीं गई। वास्तव में जैसे मैंने कहा था ना कि ये राज्य का विषय है। पंचायत जो स्थानीय सरकार है, ये हुआ था, मैंने कहा था ना कि 1919 के इंडिया एक्ट में बाकायदा ये राज्य का सब्जेक्ट बना दिया गया था। और आप सब जानते हैं कि जो 1935 का इंडिया एक्ट है, भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा 1935 के इंडिया एक्ट भी का कट पेस्ट किया गया है, बताइएगा। तो उसमें से ये भी था कि वो पूरी जो 7वीं अनुसूची जिसे आप सुनते हैं, ये 7वीं अनुसूची उसी समय जो 1935 का इंडिया एक्ट है उसकी एक सूची थी। उस सूची का बहुत सारा हिस्सा 7वीं अनुसूची है, तो बिना सोचे समझे उसको पंचायत को भी वही चला गया था। इसी नाते जब संविधान में जब 64वें 65वें पर एक साथ राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और 3 मतों से हार गया था, 3 मतों से वो गिर गया था। सिर्फ 3 मत कम मिले थे उस समय, और उसमें राज्य सरकारों ने उसी समय इसका बहुत विरोध किया कि ये तो राज्य का सब्जेक्ट है, आप कौन होते हैं इसमें, भारत सरकार कौन होती है इसमें करने के लिए। खैर 73वां संविधान संशोधन तो किसी तरह पर पास हो गया था और उस एक ही शर्त पर हुआ था कि ठीक है आप पूरा ढांचा बना दीजिए, ठीक है संविधान में आप पूरा ढांचा बना दीजिए, लेकिन उसमें जो आत्म तत्व है, जैसे कहते हैं ना मूर्ति बन गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, प्राण तत्व डाला जाता है, तो कहा वो प्राण तत्व राज्य डालेगा। राज्य के विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन में कि जो भी 29 सब्जेक्ट पंचायतों को मिले थे और 16 सब्जेक्ट जो है 18 सब्जेक्ट हो गए, 18 सब्जेक्ट जो है वो नगर पालिकाओं को मिले थे। तो ये जो सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्ट में जो इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा
होगा, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यह राज्य का विधानमंडल तय करेगा, क्या देगा क्या नहीं। और देगा उसकी इच्छा पर छोड़ा गया है, और ये कहा है आवश्यकता अनुसार वो दे सकता है, दे सकेगा, आवश्यकता अनुसार विधि बनाकर, कानून बना करके दे सकेगा, ये किया। तो उसके नाते देखिए, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं तो तीन चीजें होती हैं। जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के सारे फंक्शन, उस सब्जेक्ट के सारे फंक्शनरीज, और उस सब्जेक्ट के सारे सारे फंड, उससे रिलेटेड सारे फंड, ये मतलब F3 कहा जाता है ना, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड, ये कार्यकर्मी और कोष। ये जब सौंपा जाता है तब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण आज भी अधूरा है। सवाल ये है, मैं वो नहीं आया कि गांधी ने एक वैकल्पिक संविधान बनाया, एक गांधीवादी संविधान सुना होगा, वैकल्पिक संविधान, जी जी, जो पुस्तक भी है 1946 में प्रकाशित हो गया था। और जी। जब कुमार 1946 को पहली बार संविधान सभा बैठी थी, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने उसको लिखा था, करीब वो 65 पेज का है। वो गांधीवादी एक तरह संविधान। से ड्राफ्ट है, मतलब एक मार्गदर्शिका है, गांधीवादी जी। संविधान का ड्राफ्ट कहा जाता है। और उसको प्रकाशित करके बाकायदा संविधान सभा के सभी लोगों को बांटा गया था, पहली बैठक में ही बांटा गया था, कि इस दृष्टि उसमें बाकायदा कि कैसी राज्य व्यवस्था होगी और कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। आप कभी मौका मिले, कभी एक रखिए, किसी दिन एक सेमिनार रखिए कि वो वैकल्पिक गांधीवादी संविधान क्या है, आप तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको पढ़कर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पंचायत सरकार होगी, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत सरकार, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक पंचायत। ये उस संविधान के उस ड्राफ्ट का हिस्सा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ब्लॉक पंचायत सरकार, जिला पंचायत सरकार, प्रांतीय पंचायत सरकार और अखिल भारतीय पंचायत सरकार, ये 5 स्तरीय सरकारें होंगी और सब पंचायत सरकार, पांचों स्तर पर पंचायत सरकार, और सत्ता इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब ये था कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता बटेगी, तो उन्होंने कहा था ये सारा। लेकिन आज क्या है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद 21वीं शताब्दी में जो हमें सौगात मिली है, वो मिली है कि भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारें हो गई है। एक सरकार है जो संसदीय सरकार है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, जो राज्य और केंद्र की सरकार है, ठीक है। लेकिन जिले स्तर से लेकर के गांव स्तर तक पंचायत सरकार है, ठीक है। ये तो अब सवाल इस बात का है कि जिले से लेकर गांव तक कलेक्टर राज रहेगा या पंचायती राज रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सा राज्य रहेगा, कलेक्टर राज रहेगा या पंचायती राज रहेगा। आज भी कलेक्टर राज है, क्योंकि राज्य सरकारें पंचायती राज लागू नहीं करना चाहती। कलेक्टरों के माध्यम से, अंग्रेज अपने समय में कलेक्टर के माध्यम से शासन करते थे, राज्य सरकारें भी कलेक्टर के माध्यम से शासन करती, और वो नहीं चाहती कि उनके हाथ से सत्ता जा पाए। तो इसलिए लड़ाई पंचायती राज बनाम कलेक्टर राज की लड़ाई। तो इस पर भी एक लंबी चर्चा हो सकती है, इसके रास्ते हैं, तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो आज का विषय रखा गया था कि हम अपने पूरे उस गौरव बोध को समझे, अपनी परंपरा को समझे, और 21वीं सदी में उसकी प्रासंगिकता को समझे। अब प्रासंगिकता समझ में आ जाए, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, उसकी जीवंतता समझ में आ जाए, तो आगे की क्या रास्ते होंगे, उस पर इन चर्चाओं को अगले सत्रों में ले जाने की आवश्यकता है। और जो साथी निकलते हैं संक्षेप में भी और विस्तार से उसके साथ। और इस समय मैं बहुत सारी इस तरह के प्रयोग कर रहा हूं देश में, आप सबको पता है, तीसरी सरकार अभियान के माध्यम से काम कर रहा हूं। और अभी मैंने कहा कि ठीक है, ये जो गवर्नेंस है, स्वशासन है, ये स्वशासन ग्रास रूट लेवल का है। तो आइए हम एक सबसे जमीनी स्तर पर, पंचायत से नीचे भी वार्ड हुआ करता है, ठीक है, वार्डों से मिला करके पंचायत, मतलब एक पंचायत में 10 वार्ड, कहीं 7 वार्ड, कहीं 15 वार्ड, इस तरह वार्डों में बटी होती है। तो वार्ड में एक मेंबर चुना जाता है जो जनप्रतिनिधि होता है, सही अर्थों में जमीनी स्तर का पहला जनप्रतिनिधि होता है, और उस जनप्रतिनिधि को भी उस गवर्नेंस का हिस्सा है। तो आइए वार्ड के लेवल पर, क्या जहां एकदम भाईचारा है, गांधी के समय में जो गांव होता था वो इतनी छोटी आबादी का ही गांव होता था,
और गांव की बात, 7 लाख गांव, गांधी ने तो 7 लाख गांव की बात की थी, जी 2.5 लाख पंचायत की बात तो की नहीं थी। जी तो 7 लाख जी गांव में तो वही 100-200 की आबादी हुआ करती थी, 100 की आबादी। जी वही 100 की आबादी पर वार्ड बनते हैं। तो हमने कहा ये वार्ड लेवल के गवर्नेंस पर हम लोग प्रयोग करें। पिछले 1 साल से हम वार्ड लेवल गवर्नेंस पर प्रयोग कर रहे हैं। 15 पंचायतों के 15 वार्डों में, जहां वही उनके माध्यम से समस्याओं को चिन्हीकरण करना, उसका फिर समस्याओं के समाधान ढूंढना, और समाधान के बाद उसकी कार्य योजना बनाना, और अपने स्तर से उसको लागू करने का एक कम से कम व्यवहार में तो आए, वो आत्मविश्वास तो जगे। जो जो पहले गुलाम था या प्रजा थी, भारत की जनता, उसे हमने नागरिक बनाया। 26 जनवरी 1949 को हमने तो 26 नवंबर 1949 को ही वो नागरिकता दे दी थी उसे, नागरिक के रूप में। आप सबको पता है, उसे नागरिक बना दिया था हमने। 26 जनवरी का इंतजार नहीं किया था। तो जिसको नागरिक बनाया, वो आज लाभार्थी बन करके रह गया। वो तो ना नागरिक बन पाया, न मतदाता बन पाया सही अर्थों में, न इस देश का लीडर बन पाया सही अर्थों में। मालिक तो बन ही नहीं पाया, वो तो लाभार्थी बन गया है। तो कैसे उसके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को जगाया जा सके कि वो कम से कम अपने मालिकाने हक को समझ ले कि वही इस देश का मालिक है। और जिस दिन वो समझेगा, तब सही स्वराज जाएगा, उस दिन स्वराज आएगा। तो इसीलिए वो पाठ, तो उसको लेकर के हम लोगों ने विवेकवान नेतृत्व और स्वशासन, इन सबको लेकर के अलग अलग पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं। बहुत सारी चीजें शुरू की हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण नेतृत्व विकास का एक बड़ा लंबा सिलसिला शुरू किया है पूरे देश में, जहां जहां, करीब 24 राज्यों में, जहां जहां हम लोग हैं। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से खैर वो एक तरह का काम है, लेकिन उसकी नीतिगत चीजों में वो चीजें आ सके और बदलाव का नया चैप्टर खुल सके, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी की ये बात का जिक्र करते हुए मैं ये मंच अभिमान जी को सौंपूंगा। गांधी लुइस फिशर के साथ, लुइस फिशर एक पत्रकार थे उस समय के, और गांधी से वो समय मांगते हैं, और 7 दिन गांधी के साथ वो रहते भी हैं समय प्राप्त जब होता है, और गांधी का इंटरव्यू करते हैं, और गांधी से इसी पंचायत की व्यवस्था पर और पूछते हैं कि देश आजाद आएगा तो गांधी आप करेंगे क्या। तो गांधी सर ने जैसा कहा कि जिन 7 लाख गांवों की बात गांधी कर रहे हैं, समय नहीं लगाते, और वो कहते हैं कि ये केंद्रीकृत जो व्यवस्था है, ये सत्ता जो केंद्रीकृत कुछ जगहों पे सीमित होकर मैं चाहूंगा कि इन सत्ता को का विकेंद्रीकरण करूं, और ये सत्ता मैं 7 लाख गांव बांट। तो ये स्वराज का ये आइडिया जो है वो यही है कि जो भी गांव है, जो भी काम है, वह स्वराज को प्राप्त हो, वह अपना डिसीजन खुद ले सके, वो अपनी योजनाओं पर खुद कार्य कर सके, वह अपना कानून भी खुद बना सके, उसके पास अपना फंड हो। और जब इस तरह की योजना, इस तरह का क्रियान्वयन हो जाएगा, तो हम असली स्वराज को प्राप्त कर सकेंगे। अमन धीमान जी को मैं मंच सौंपता हूं, और वह सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामानंद जी, एंड देन प्राण सर, आपने इतना माइंड ओपनिंग लेक्चर हमारे लिए दिया, जो स्वराज्य का किस तरह से हम आज के युग में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे डेवलपमेंट को ले जा सकते हैं। मैं और जैसे सजेशंस रामानंद जी ने दिए, आपने दिए कि हम आगे जितने भी आपने पाठ्यक्रम वगैरह शुरू किए हैं, उनको भी हम एक ऐसे एक सीरीज बना करके एपिसोड्स में जरूर जरूर शुरू करने का प्रयत्न करेंगे सर। और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।